मेरा मैसेज तो कुछ चेक करो चलो क्लास चल रही है। शुरू करें यस। तो बच्चे ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया था कल? E टाउ डिवाइड बाय मास। ओके, तो किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चे उनके ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला होता है E टाउ बाय मास। इसको आप लोग लिखने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो EV by L into M into टाउ, है ना? EV by L M मल्टीप्लाई बाय टाउ। ओके, तो एक चीज आपको बच्चे तो बताई गई थी, जो ड्रिफ्ट स्पीड होती है, जो वेलोसिटी होती है, इट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। मोर द पोटेंशियल डिफरेंस यू अप्लाई, मोर इज ड्यू टू द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। दूसरा, लेंथ के इनवर्स में रिलेशन आता है कि लेंथ जितनी ज्यादा होगी ड्रिफ्ट स्पीड उतनी कम हो जानी है। ओके, सेकंड थिंग जो आपको बताई गई बच्चे वो ये थी कि जो मोबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की या किसी भी चार्ज पार्टिकल की इनसाइड द कंडक्टर, वो क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होती है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो क्या बोलते हैं उसका मोबिलिटी, इट इज द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फॉर्मूला बताया गया इसका आपको। इसका एसआई यूनिट क्या बनेगा? एसआई यूनिट ऑफ दिस मोबिलिटी क्या बना है? मीटर पर सेकेंड, है ना? न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम ये बना है। या इसको आप लिख सकते हो मीटर पर सेकेंड पर न्यूटन कूलम। वोल्ट पर मीटर में भी आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। ओके, बड़े तरीके हैं। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। दूसरी चीज जो मोबिलिटी का बच्चे को और एक्सप्रेशन आया था हमारे पास में, वो क्या था? Vd की जगह पे मैंने क्या लिखा था? मतलब कि ये जो है बच्चे मास डिपेंडेंट है, ड्रिफ्ट मोबिलिटी इज मास डिपेंडेंट, और म्यू इज रेसिप्रोकल या म्यू इज इनवर्सली, ऐसे लिखते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ चार्ज। ओके, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल मींस इलेक्ट्रॉन के लिए बच्चे चार्ज की वैल्यू कितनी, मास की वैल्यू कितनी होती है? 10 की पावर -31। तो इलेक्ट्रॉन्स आर मोर मोबाइल एज कंपेयर टू द प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स के लिए चार्ज मास कितना होगा? 10 की पावर -27। तो प्रोटॉन्स आर लेसर मोबाइल, इलेक्ट्रॉन्स आर मोर मोबाइल। गेटिंग दिस पॉइंट? श्योर, विदाउट स्टेट। ओके, अब बच्चे नेक्स्ट टॉपिक इसको राइट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हेडिंग बना लो, ओम्स लॉ बेटा आप सीखेंगे, वही 10th वाला टॉपिक है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है बच्चे? इट स्टेट्स दैट कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस, लिखो स्टेटमेंट, इट स्टेट्स दैट पोटेंशियल डिफरेंस, इट स्टेट्स दैट the potential difference across the potential difference applied across the conductor is directly proportional to the current, यानी जितना हम क्या करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे करंट बच्चे उसके प्रोपोर्शन में फ्लो करेगा, यानी V प्रोपोर्शनल टू I। कुछ लोग इसको ऐसा बोलते हैं और कुछ लोग इसको ऐसा बोलते हैं। दोनों चीजें ठीक है, बट अगर कोई बोले कि
टेक्निकल अगर तरीके से देखा जाए तो कौन चीज किस पे डिपेंड करती है? क्या वोल्टेज करंट पे डिपेंड करता है? करंट वोल्टेज पे डिपेंड करता है। करंट पहले है और वोल्टेज बाद में। उल्टा हो गया, वोल्टेज पहले है और करंट बाद में है। बिकॉज़ अगर पहले वोल्टेज बनेगी देन ओनली द करंट विल फ्लो। अगर वोल्टेज नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, करंट कभी बन ही नहीं पाएगा। तो करंट को बच्चे बनाने के लिए यू हैव टू जनरेट सम सॉर्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल में डिफरेंस आपको रखना पड़ेगा, देन ओनली द करंट विल फ्लो, अदरवाइज करंट विल नॉट फ्लो इन द सर्किट। तो पोटेंशियल डिफरेंस पहले नंबर पे है। फर्स्ट प्रायोरिटी मतलब आपको वोल्टेज का सोर्स रखना पड़ेगा, देन ओनली द करंट विल जनरेट। तो पहले मतलब ये एक्सप्रेशन ज्यादा ओके लगता है एज कंपेयर टू दैट एक्सप्रेशन, बट बुक्स में वो भी लिखते हैं। ओके, जल्दी आ रहा है। तो बच्चे B proportional to I is more okay as compared to I proportional to B। क्यों ओके है आपको बता दिया मैंने, क्योंकि करंट को बनाने का कॉज कौन है? वोल्टेज। वोल्टेज है तो करंट है, वोल्टेज नहीं है तो करंट भी नहीं है। सुन पा रहे बात को? एक कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं बट नेट करंट इज जीरो। रीजन नहीं क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स नहीं है। मतलब करंट तो बन रहा है उसके अंदर, लेकिन वो रैंडमाइज करंट बन रहा है तो ओवरऑल नेट करंट जीरो बन रहा है। ओके, अब अगर एक क्वेश्चन कोई पूछे कि इज देयर ए वायर, मतलब देयर इज अ वायर एंड इट इज चार्ज्ड, देयर इज अ वायर एंड इट इज चार्ज्ड, कैन वी से दैट इट इज कैरिंग करंट ऑल द टाइम? देयर इज अ वायर एंड इट इज चार्ज्ड, कैन वी से दैट इट इज कैरिंग करंट ऑल द टाइम? एक वायर है और उस वायर के ऊपर चार्ज है, जो चार्ज है इसके ऊपर, ऐसा मान लेते हैं, क्या हम बोल सकते हैं कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है? क्योंकि चार्ज वहां पे गैस फ्लो नहीं, गैस यदि चार्ज उसमें फ्लो नहीं हो रहा है, इसमें चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है, चार्ज इज स्टैटिक, चार्ज रुका हुआ है यहाँ पे। और ये चार्ज फ्लो तब होगा अगर आप यहाँ पे एक बैटरी जोड़ते हो। अगर आपने यहाँ पे बैटरी जोड़ दिया देन चार्ज विल फ्लो, देन यहाँ पे क्या होगा बेटा? चार्ज का फ्लो हो जाएगा, चार्ज फ्लोस। ओके, इस तरीके से चार्ज का फ्लो हो जाएगा, चार्ज फ्लो हुआ देन करंट बनेगा। ओके, एक और क्वेश्चन, अ करंट कैरिंग वायर इज सेड टू बी चार्ज और नॉट? यस सर। सोच लो, अ करंट कैरिंग वायर इज सेड टू बी चार्ज और नॉट? नहीं सर, वो जितना वहां पे जा रहा है उसकी वो है, A current carrying wire is not said to be charged। जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, क्योंकि जो वायर है बच्चे, अगर ये वायर है ओके, और ये वायर अभी न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, जो ये तारें होती है बच्चे आप मार्केट से खरीद के लाते हो, ये न्यूट्रल वायर्स होती हैं। क्योंकि इनमें क्या होता है, मान लो कॉपर की वायर है, कॉपर की वायर पे कॉपर के एटम्स होंगे। आपको पता है कोई भी जो एटम होता है वो नॉर्मली क्या रहता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। तो बहुत सारे कॉपर के एटम्स होंगे, तो बहुत सारे एटम्स न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल एटम मिलके चार्ज वायर थोड़ी बना देंगे। नो डाउट उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्जेस हैं, बट नेट चार्ज जीरो रहेगा। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? नेट चार्ज रिमेन्स जीरो। नेट चार्ज तब बनेगा अगर आप उस वायर को रगड़ते हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन करवाते हो, जो आपने पढ़ा था मेथड ऑफ चार्जिंग। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस वायर को आपने बैटरी से जोड़ दिया और आपने करंट दौड़ा दिया इस तरह से। आपने करंट दौड़ा दिया तो वो क्या रहा बेसिकली, जितने इलेक्ट्रॉन इधर से निकले उतने ही इलेक्ट्रॉन इधर से वापस आ गए, जितने इलेक्ट्रॉन इधर से गए उतने इधर से वापस आ गए, 10 इधर से निकले 10 उधर से वापस आ गए। तो इसके नेट चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब अगर ये न्यूट्रल था पहले भी, अभी भी न्यूट्रल ही है। तो अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज नॉट चार्ज। हेडिंग बना नोट कर लो कहीं पे नोट्स में, अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज नॉट चार्ज या इज सेड टू बी नॉट चार्ज या सेड नॉट टू बी चार्ज, जैसे मर्जी लिखो। ठीक है जी, बेसिक बात है। A current carrying conductor is said not to be
चार्ज। बोलो यहाँ पे कोई डाउट? नो डाउट, एक पेज देना। ठीक है, ये कर सकता हूं मैं। ऑलराइट, यहाँ पे बच्चे बात समझ में आ गई कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो चार्ज नहीं है, बट अगर एक चार्ज कंडक्टर है तो क्या वो करंट कैरी कर रहा है? वी कांट से। हमें देखना होगा क्या बैटरी लगाई है या नहीं लगाई है ना। दो चीजें आ गई, बैटरी है तो करंट फ्लो होगा, क्योंकि जो चार्जेस बने हैं उनको एक पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ना, एक पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया तो आप करंट फ्लो पे पा पाएंगे, नहीं तो करंट फ्लो नहीं होगा। ऑलराइट, तो ये बच्चे ओम्स लॉ है जिसमें V प्रोपोर्शनल टू I है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये बैटरी की वोल्टेज है V, करंट इसमें I गया कंडक्टर के अंदर, दिस इज द कंडक्टर, तो आप ऐसा लिखेंगे V प्रोपोर्शनल टू I, या हम कुछ कांस्टेंट लगाते हैं जिसको R बोलते हैं, V इक्वल टू R इनटू I। तो R यहाँ पे बच्चे क्या है? R इज कांस्टेंट, और इसको हम बोलते हैं बेटर कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब यूनिट 1 में हमारा चला था कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कहां पे था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में जहां चार्ज हमारा मोशन में आ गया वहां पे क्या आ गया? रेजिस्टेंस आ गया। कैपेसिटेंस क्या थी? प्रॉपर्टी थी। रेजिस्टेंस क्या है? प्रॉपर्टी है। ये भी प्रॉपर्टी है। वो किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस करंट को रोकने की एबिलिटी। रेजिस्टेंस जो है R is called resistance and it is a constant, is a constant quantity and is independent। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, is independent। ये क्लास 10 में जरूर सुना होगा, independent of V and I। जस्ट लाइक हमने वैसे कैपेसिटेंस में पढ़ा था कि Q डिवाइड बाय C जो होता है, Q डिवाइड बाय V जो होता है वो हमारा C होता है, और C हमारा ना Q पे डिपेंड कर रहा होता है ना ही हमारा V पे डिपेंड कर रहा होता है। वैसे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हो गया बच्चे R इज इक्वल टू V डिवाइड बाय I। R क्या हो गया? V डिवाइड बाय I हो गया। बोलो क्लियर है? यस R इज इक्वल टू V डिवाइड बाय I। तो R इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन वोल्टेज एंड करंट। तो ये किस पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर, it depend upon nature of material, nature of material। okay, तो R जो है बच्चे, R depends on nature of material and dimensions of the conductor or material। okay जी। SI unit of R is ohm। इसका सिंबल होता है ऐसे करके, या कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, वोल्ट पर एम्पियर, है ना। तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर, ऐसे भी बोल सकते हैं। भाई 1 ओम रेजिस्टेंस क्या होती है? अगर हम 1 वोल्ट का करंट प्रोवाइड करें या 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं और करंट 1 एम्पीयर का फ्लो होता है तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम, मतलब पर यूनिट है। अगर आप क्या देते हैं 2 वोल्ट देते हैं और 2 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है तब भी रेजिस्टेंस कितनी है? 1 ओम। समझो, अगर हम लोग यहां पे 4 वोल्ट देते हैं और 4 एम्पीयर करंट फ्लो हो गया तब भी कितनी है? 1 ओम। 10 देते हैं वोल्ट तो 10 वोल्ट 10 एम्पीयर करंट बना रहा है तब भी रेजिस्टेंस कितनी है? 1 ओम। मतलब कि ये एवरी टाइम क्या है? कांस्टेंट। R should not be changing when you are changing the current and the voltage। अगर ऐसा हो रहा है एक्सपेरिमेंट में तो समझो आप एक्सपेरिमेंट गलत कर रहे हैं या आपकी रीडिंगें गलत आ रही हैं। आप लोग आपकी सिलेबस में 12th के सिलेबस में पहला एक्सपेरिमेंट है आपके प्रैक्टिकल के अंदर, वेरीफाई ओम्स लॉ। तो वहां पे बच्चों को पता ही नहीं होता है, बड़ा वोल्टेज करंट की रीडिंग नोट करते जा रहे हैं, ग्राफ ग्रुप बना लीजिए। और लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, किसी में रेजिस्टेंस 1 आ गई, किसी में रेजिस्टेंस 10 आ गई, किसी में 20 आ गई, तो वो रीडिंग गलत है।
your V by I ratio should be constant for all set of readings. सभी रीडिंग्स में V by I कांस्टेंट आना चाहिए, और अगर कांस्टेंट नहीं आ रहा है तो बच्चे 1.1 आ गया, किसी में 0.9 आ गया, किसी में 1.12 आ गया, थोड़ा बहुत स्लाइट वेरिएशन इज अलाउड, क्योंकि वो तो आनी ही आनी है। 100% एक्यूरेट आ गया तब भी गलत है, तब भी डाउट होता है, तो एरर तो आनी ही आनी है। ठीक है, एरर थोड़ी बहुत तो आएगी, पर ये ना हो कि एरर बहुत ज्यादा आ जाए, है ना, एरर थोड़ी बहुत चलती है। बात समझ आ रही है आपको? तो रेशियो कांस्टेंट होनी चाहिए बच्चे, V और I का रेशियो कांस्टेंट होती है, और ये रेजिस्टेंस कहलाती है। अब रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस जो है बच्चे, इसका डेफिनेशन अगर बोला जाए, रेजिस्टेंस जो है अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है जी, करंट के फ्लो को अपोज करना, यानी ऐसे मानो अगर इस तरफ से करंट जा रहा है तो रेजिस्टेंस इसको रोकने के लिए ऐसे करंट बनाएगा या इफेक्ट बनाएगा। अगर ये करंट ऐसे बह रहा है, लेफ्ट से राइट ऐसे जा रहा है, तो रेजिस्टेंस इसको रोकेगा, लेकिन क्या ये पूरी तरह से खत्म कर देगा इसको? करंट जा रहा है तो करंट तो जाएगा। मेन थिंग इज कि करंट की वैल्यू कितने हद तक ड्रॉप हो रही है। पूरा करंट जीरो नहीं हो पाएगा, पूरा करंट तभी जीरो होगा अगर R की वैल्यू इनफाइनाइट हो। ठीक है, R की वैल्यू क्या हो जाए? इनफाइनाइट हो जाए। अगर R की वैल्यू बहुत ज्यादा है, मतलब इतना रेजिस्टेंस है कि चार्ज पार्टिकल मूव ही नहीं कर पा रहा है, तो बच्चे चार्ज पार्टिकल अगर यहां से चला और यहां पहुंच नहीं पाएगा वापस, मतलब यहां बहुत हाई रेजिस्टेंस है, यहां पे R की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि चार्ज पार्टिकल फ्लो नहीं कर पा रहा है, तो करंट क्या हो जाएगा? जीरो। समझ पा रहे बात को? अगर इफ I is 0, इसका मतलब है R हमारा क्या होगा? इनफाइनाइट। प्रैक्टिकली समझ में आ रहा है? करंट जीरो हो गया तो मतलब रेजिस्टेंस ही बहुत ज्यादा हाई है ना? अब हमारे ह्यूमन बॉडी में आपको पता है, हमारे माइंड ब्रेन में फ्यू माइक्रो एम्पियर से करंट फ्लो करता है, और हमारे हार्ट में फ्यू माइक्रो एम्पियर से फ्यू मिली एम्पियर करंट फ्लो करता है, 0.01 मिली एम्पियर, और आप ब्रेन के अंदर पॉइंट माइक्रो एम्पियर में करंट होता है। माइक्रो मतलब 10 की पावर -6 और मिली मतलब 10 की पावर -3। तो ब्रेन में जो करंट्स होते हैं, दे आर मोर सेंसिटिव, दे आर मोर स्मॉलर। यहाँ का जो ब्रेन की जो प्रोसेसिंग है, आपको पता है हमारी बॉडी में भी करंट है, और वो करंट की वजह से ही हम लोग चल रहे हैं। साइंस ऐसा मानती है, अब बाबे को जो मानते हैं कि भाई चलो हमारे बॉडी में आत्मा है, परमात्मा है, ये है वो है, बट साइंस मानती है कि देयर इज अ करंट इन द ह्यूमन बॉडी, जो करंट इसको चला रही है। इसीलिए जब हमारी बॉडी डेड हो जाती है या कभी हार्ट अटैक आ जाता है बंदे को, तो पहले डिफिब्रिलेट करते हैं बॉडी को, मतलब शॉक देते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफिब्रिलेशन। साइंस में उसको डिफिब्रिलेशन बोलते हैं, और वो झटका देते हैं 440 वोल्ट का। जब वो झटका देते हैं तो हो सकता है कि जो करंट रुका हो कहीं पे किसी नर्व के अंदर, वो करंट दोबारा से रिचार्ज हो जाए, वो चल पड़े, और करंट अगर चल पड़ा तो हमारी बॉडी अलाइव हो जाती है। ऐसे कई बार सक्सेस हो भी जाता है, बट अगर बॉडी को झटके देने की नौबत आ गई तो समझ लो कि 99% काम गेम ओवर है, तो गेम ओवर है, फिर गेम नहीं चलती। मतलब ह्यूमन बॉडी में करंट है, और वो करंट कितने एम्पियर का है? माइक्रो और मिली एम्पियर्स का ऑर्डर है, बहुत माइनर करंट है, इसीलिए आपको छूने में मुझे करंट महसूस नहीं होता। नहीं तो करंट महसूस हो। सर मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मतलब मुझे भी लगता है वो बेटा पता क्या चीज है, वो ऐसे होता है ना, कई बार हम लोग अगर ऐसे एक पर्टिकुलर पोज में बैठे होते हैं, जैसे मैंने अपना हाथ अंदर फोल्ड करके बैठा हुआ है, 1 घंटे के लिए बैठ गया, तो मेरी नर्व्स ना यहाँ पे कई बार ब्लॉक हो जाती है, खून का फ्लो कम हो जाता है, और जैसे ही मैं उठा ऐसे सीधा किया, ऐसा लगता है पता नहीं क्या हुआ, झटका तो महसूस होता है। तो बेसिकली जो करंट रुका हुआ होता है या जो ब्लड का फ्लो रुका हुआ होता है, वो एकदम से तेजी से बहता है, जब वो फ्लो होता है तो हमें फील होता है कि झटका लगा हमें। ऐसे हम बात कर रहे हैं, लोग बोलते मैं मानता हूँ ऐसा होता है, पर जैसे टू बॉडी का मतलब मैं और आप
बाय चांस इंस्टेंटली टच होता है तो फिर शॉक लगता है। ऐसा क्यों हो सकता है मैं बताता हूँ। हो सकता है, ऐसी गलत बात नहीं है। हो सकता है मैंने ना नायलॉन का कपड़ा पहना हो, मैंने पहना नहीं है, बट मान लेते नायलॉन का कपड़ा पहना है, या मैंने कोई वुलन क्लॉथ पहना हुआ है और मैं ड्राइव करके आया 100-150 किलोमीटर, ठीक है, और आपने मुझे टच कर दिया बेयर फुटेड, नंगे पांव आपने मुझे टच कर दिया, तो आपको करंट लगेगा, क्योंकि मेरी जो बॉडी है एयर के फ्रिक्शन से, यानी जो कपड़ा है मेरा वुलन क्लॉथ है, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि जब वो हवा के कांटेक्ट में रगड़ता है तो बच्चे उसके ऊपर चार्जेस डेवलप करते हैं, और वो इंसुलेटर है तो चार्जेस उसके पूरे ऊपर डेवलप करते हैं, ठीक है, और अगर कोई मुझे वहां पे टच करता है तो सारे चार्जेस उसकी बॉडी में फ्लो हो जाएंगे, या उतने पोर्शन के चार्ज उसकी बॉडी में फ्लो हो जाएंगे, तो जो फ्लो ऑफ चार्ज अपनी बॉडी में गया दैट विल क्रिएट करंट, माइनस करंट। समझ पा रहे बात को? तो ये ऐसे होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बात है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी और इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी है। चार्ज आपकी बॉडी में फ्लो हुए डायनामिक्स से हुए, और जब मेरी बॉडी में फ्रिक्शन की वजह से चार्ज जमा होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। चलिए इसका आता है। ओके, तो रेजिस्टेंस क्या है? इनफिनिट है तो करंट बच्चे क्या होगा? प्रैक्टिकली जीरो होगा, करंट नहीं होगा वहां पे। अब कार्बन जो है, कार्बन में इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन कार्बन इज कॉल्ड अ गुड इंसुलेटर। अगर आप कार्बन को पोटेंशियल डिफरेंस लगा भी देते हो, मान लो कार्बन की एक स्लैब है मान लो, और आपने उसको बैटरी लगा भी दी 15-20 वोल्ट की या 40 वोल्ट की, तो कार्बन में करंट का फ्लो नहीं होता, कार्बन में करंट का फ्लो नहीं होता। कार्बन को एज ए डाइलेक्ट्रिक ले सकते हैं हम लोग, कार्बन कैन बी टेकन एज ए डाइलेक्ट्रिक और नॉट? यस। अब हर डाइलेक्ट्रिक का एक डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है, हर डाइलेक्ट्रिक में एक डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन पॉइंट आता है। जैसे एयर जो होती है वो भी डाइलेक्ट्रिक है, और उसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर पे जाके, यानी कि अगर हम हाई इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर के इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, तो एयर का बच्चे क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है। दिस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। एक नंबर की डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल। मैंने बताई भी थी आपको डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के अंदर। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल मींस कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच ए मटेरियल कैन टॉलरेट। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक मटेरियल बर्दाश्त कर सकता है उसको उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहा जाता है। जैसे मैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हूं और मैं 100 वोल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को 100 वोल्ट पर मीटर के फील्ड को बर्दाश्त कर सकता हूं एट द मोस्ट, तो मेरी स्ट्रेंथ कितनी होगी? 100 होगी। अगर मुझे कोई 110 वोल्ट पर मीटर दे देगा तो आई विल ब्रेक डाउन एंड आई विल शो कंडक्टिंग प्रॉपर्टी, आई विल शो कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज। समझ पा रहे हो बात को? रिलेट कर पा रहे हो? डिटेल में बताया था आपको कि वो कैसे स्ट्रेच होते होते टूट जाता है वो चीजें। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब हो गया मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख सकते हैं कहीं कोने के अंदर कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच कैन बी टॉलरेटेड बाय द मटेरियल। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच कैन बी टॉलरेटेड बाय अ मटेरियल, उसको हम क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोल देते हैं। चलो जी, ये तो बात समझ में आ गई। तो बच्चे आर डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे और इट डिपेंड्स ऑन डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर के ऊपर। ओके, आर डज नॉट डिपेंड अपॉन द वोल्टेज एंड द करंट अप्लाइड, इस पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगी। ओके, ये चीज समझ लेना बच्चे, इन पे डिपेंडेंसी नहीं होगी इसकी। तो आर किन चीजों पे डिपेंड करती है और फटाफट इसकी बात कर लेते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग आर, तो बच्चे वही 10th क्लास वाला टॉपिक है कि अगर आप लोग लेंथ ऑफ द कंडक्टर की बात करें तो बच्चे जो रेजिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर होती है। लेंथ ऑफ कंडक्टर या वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी R प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सिमिलरली R is inversely proportional to the area of cross section, या ऐसे भी लिखते हैं आप लोग इसको R proportional to 1 by area। अगर इनको कंबाइन करते हैं बच्चे, therefore R would be proportional to L upon area। समझ रहे हैं? L upon area,
इसको हम लिख सकते हैं r इक्वल टू सम कांस्टेंट रो l अपॉन एरिया। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये क्या लिख दिया आपने, दिस इज कॉल्ड अरे कांस्टेंट बोलो यार, कांस्टेंट। इसको हटाया प्रोपोर्शनलिटी को, तो क्या लगाया मैंने, कांस्टेंट लगाया। और इस कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टिविटी। क्या नाम है, रेजिस्टिविटी। इट इज नॉट द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आप बोलेंगे सर आपने तो भाई उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप हमने ये पढ़ाया था लैम्डा सिग्मा रो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ये हमारी थी लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये हमारी थी एससीडी सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये हमारी थी बीसीडी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बिल्कुल ठीक है। हर चैप्टर के अंदर बच्चे ऐसे कुछ लॉजिक्स आएंगे, ऐसे कुछ मतलब टर्म्स आएंगी जिनको डिनोट करने के लिए हम लोग बार-बार उन्हीं सिंबल्स का सहारा लेते हैं। हर चैप्टर में ऐसे आएंगे। अब यहाँ पे बच्चे सिग्मा जो होगा, यहाँ पे सिग्मा कंडक्टिविटी होगा, वहां पे क्या था, सरफेस चार्ज डेंसिटी था। अगर मैं नंबर ऑफ सिंबल्स बढ़ा दूंगा तो बच्चे याद करना मुश्किल हो जाता है और डिफिकल्टी भी होती है, और इतने सारे सिंबल्स को डिस्कवर करना कौन सा आसान काम है ना? क्योंकि इतने सारे सिंबल्स अगर बना दे बच्चे, मान लो कोई सिंबल बना दे किसी ने, आपको पता है ये सिंबल होता है, यस सर, इसको बोलते हैं सिंबल ऑफ द वेव फंक्शन, साई बोलते हैं इसको, पी एस आई, साई, पी साइलेंट। अब अगर इंडिया में चले जाएं, इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो दिस इज कॉल्ड त्रिशूल ऑफ शिवजी। अगर शिवजी नारायण जो त्रिशूल पेट में हमारे लगाते हैं, राइट, दिस इज कॉल्ड त्रिशूल। अब अगर कोई इंडियन मैथोलॉजी वाला बंदा आ जाए और कहे यार ये तो सिंबल तुमने गलत बना दिया, दिस इज आवर रिलीजियस सिंबल, हाउ कैन यू यूज दिस इन योर फिजिक्स और इन योर केमिस्ट्री, समझ रहे हो बात को? तो ये सिंबल जो है, हालांकि अब तक कोई आप देखना साई कभी भी ऐसे नहीं बनाएंगे उसको, वैसे उसको थोड़ा सा ना ऐसे क्लिक करके बनाते हैं और टेढ़ा कर देते हैं ताकि इसके ऊपर कोई रिलीजियस ऑब्जेक्शन ना लगे। तो अगर आप बहुत सारे सिंबल्स अलग-अलग चीजों के लिए यूज कर लोगे तो हो सकता है वो सिंबल किसी धर्म के अंदर कोई रिलीजियस सिंबल हो, समझ रहे मेरी बात को? हमें तो नहीं पता, बट वो कोइंसिडेंटली हो सकता है किसी जगह पे कोई धर्म का सिंबल हो, और बाई चांस अगर किसी ने पढ़ लिया तो वो तुम्हारे ऊपर केस कर देगा। ये हमारे इंडिया के अंदर या डिफरेंट कंट्रीज के अंदर रिलीजन को बहुत ज्यादा मान्यता दी गई है, ऐसा मानते हैं। आप आए दिन देखते हो लड़ाइयां होती, एक पीढ़ी इधर उधर हो जाए, ठीक है? तो मतलब कि इस तरह से हम बहुत सारे सिंबल्स नहीं बना सकते, कंडीशन है। तो हम जो बने सिंबल्स हैं इन पे किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, चलो ये मतलब डाला है, इन्हीं को चलाते आएंगे। तो इन्हीं को हम लोग कई बार ये यूज करेंगे एलसीडी एससीडी बीसीडी, और कई बार हम लोग रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी वगैरह में यूज करेंगे। तो रो इज रेजिस्टिविटी, रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। लेकिन यहाँ पे रो इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे लिखूं बच्चे तो ये होगा आर ए अपॉन लेंथ, इसका ये फॉर्मूला होगा। अच्छा, इसी को ना रेजिस्टिविटी इज आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं कुछ लोग, दिस इज आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कोई स्पेसिफिक वर्ड आ गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज नॉट रेजिस्टेंस, पहली बात ध्यान देना, ये रेजिस्टेंस नहीं है, बट साथ में वर्ड जुड़ा गया है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। मतलब फिक्स्ड हो, मतलब कि फिक्स है, फिक्स है, मतलब कि आपको एल और एरिया फिक्स करना पड़ेगा, तब आप इसको आर के बराबर ले सकते हो। अगर एल भी बंद कर दिया आपने और ए भी आपने बंद कर दी, देन आपका रो और आर बराबर होगा, देन योर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक का मतलब आपने लेंथ और एरिया को स्पेसिफिक कर दिया, मेरी बात समझ रहे हो? अदरवाइज दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी एंड दिस डज नॉट, रो इज इंडिपेंडेंट। बेटा बहुत सारे छोटे-छोटे क्वेश्चन बनते हैं, मतलब कंसेप्ट है, मजा आता है इनको पढ़ के, और आपको एग्जामिनर वाइवा में ऐसा घुमाएगा जबरदस्त तरीके से कि आप कंफ्यूज होकर गलत आंसर दे बैठते हो। मैं बताता हूं आपको कैसे क्वेश्चन पूछता है। रो इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो रो डिपेंड किस में करता है?
नेचर ऑफ मटेरियल। रो डिपेंड करेगा नेचर और टेम्परेचर पे, ठीक है। रो डिपेंड्स ऑन नेचर एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर वाला टॉपिक का डिटेल में आएगा, वो करेंगे हम लोग, टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है बच्चे। ऑनलाइन में बच्चे नहीं, स्कूल वगैरह में ऑनलाइन क्लास में नहीं बता पाते, पॉसिबल नहीं हो पाता है। और ऊपर से सोए होते 10 बार पढ़ो तो एक बार हाँ जी सर ऐसे बोलते डायरेक्ट, तो बंदा कहता है तो छोड़ यार आप अपना काम करते हैं, तो हाँ जी सर ऐसे कोई बोलता है तो रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल हो गया। तो रो डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया एंड लेंथ। अब क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि देयर इज अ वायर ऑफ कॉपर, कौन सी वायर है, कॉपर की वायर है, और उस कॉपर की वायर की लेंथ आपने 2 मीटर बढ़ा दी है, 2 मीटर आपने बढ़ा दी है। व्हाट इज गोइंग टू बी द चेंज इन द रेजिस्टेंस? नो चेंज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, बट देयर विल बी नो चेंज इन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्योंकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही है मटेरियल पे, और मटेरियल तो सेम है, कॉपर है तो कॉपर ही है। ऐसा नहीं बोला मैंने कि कॉपर और कॉपर को बदल के एल्यूमीनियम बना दिया। अब कॉपर की प्रॉपर्टी अलग है, उसका टॉपिक नंबर अलग है, 29 है, और एल्यूमीनियम का टॉपिक नंबर अलग है, तो दोनों की नेचर अलग अलग है। नेचर अलग अलग है तो उनकी प्रॉपर्टी जो कि रेजिस्टेंस की है वो भी अलग अलग है, समझे बात। अब टेम्परेचर डिपेंडेंसी अलग से आएगी, वो डिटेल में आएगी, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये नोट करो, तो रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल हो गया। अच्छा, रो का एक बच्चे ऐसा यूनिट लिखते हैं, यूनिट ऐसा यूनिट ऑफ रो मीटर एंड इट विल बी इक्वल टू, इसका बच्चे होगा ओम, इसका होगा मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर, तो ओम मीटर लिख देंगे इसको, ओम मीटर। ऐसा यूनिट ऑफ रो इज ओम मीटर, ओके, ओम मीटर लिख देंगे, ओम मीटर, ओके, क्लियर हो गया। अब एक बात बेटा ध्यान दो यहाँ पे, बेटा हमको पता है कि V प्रोपोर्शनल टू I था, अब आपको पता है V इज इक्वल टू R इनटू IB है, अब आपको पता है R इज इक्वल टू रो L बाय एरिया भी है, आपको पता है बात। अगर मैं यहां से ग्राफ की बात करूं, भाई 10th वाला I वर्सेस V की ग्राफ की बात करूं, क्या ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या यहाँ पे जो स्लोप होगी, स्लोप अगर ये थीटा मान लें तो क्या स्लोप यहाँ पे tan थीटा होगी, tan थीटा। तो अगर यहाँ पे एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए, इसको O बोल दूं, इसको A बोल दूं और इसको B बोल दूं, तो ये tan थीटा की वैल्यू क्या होगा, नहीं परपेंडिकुलर ऑन बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस कितना हो गया OA। तो क्या AB जो है तुम्हारा वो वोल्टेज एक्सिस के पैरेलल है पैरेलल? क्या AB तुम्हारा इसके पैरेलल है? यस सर। क्या OA तुम्हारा करंट एक्सिस में है? तो आप इसको यहाँ पे वोल्टेज अपॉन करंट लिख सकते हैं। तो क्या tan थीटा जो है हमारा वो V अपॉन I, और इसको आप R लिख सकते हो? यस सर, यस सर। R इक्वल टू V बाय L। तो जो स्लोप होगी V वर्सेस I ग्राफ की, वो आपकी रेजिस्टेंस कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर में आता है। तो स्लोप बेटा दिस इज व्हाट स्लोप, मैथ में ऐसे m से बोलते हैं इसको, याद रखना। यस सर, तो m इज इक्वल टू स्लोप, तो बेटा स्लोप ऑफ V वर्सेस I ग्राफ इज R। क्लियर हो गया? अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन, अगर यहाँ पे मैं I ऊपर कर दूं और V नीचे कर दूं, उधर है, अगर ऐसे करते हैं, I ऊपर कर दूं और V ऐसे कर दूं और देन ऐसे बना दूं, अब क्या होगा? वही सर, ये गलत है वैसे। यहाँ पे, अब यहाँ पे स्लोप क्या होगी? tan थीटा क्या होगी? I अपॉन V होगी, तो ये क्या होगी? 1 बाय, लग गया पता? कोई डाउट? एक बार फिर से दो, आपकी मतलब पेश है। देखो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा हमारा क्या होगा यहाँ पे? ऐसे बना लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस, परपेंडिकुलर कितना है?
आई बेस कितना v, तो v इक्वल टू आई आर पड़ा है या v बाय i इक्वल टू r पड़ा है? पड़ा कि नहीं पड़ा? i बाय v क्या हो गया 1 बाय r, इट इंप्लाइज i बाय v इक्वल टू 1 बाय r। तो क्या होता है जब i ऊपर हो और v नीचे हो तो बच्चे स्लोप 1 बाय स्लोप इज इक्वल टू r, या ऐसे भी लिखते हैं r इज इक्वल टू 1 बाय स्लोप। ओके, तो ये 1 बाय स्लोप कब होगा? ध्यान देना कि i ऊपर है या v ऊपर है, कौन सा ऊपर है। अगर v ऊपर है तो सिंपल है, अगर i ऊपर थोड़ा सा टेढ़े कर देना। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है, दो लाइनें रखी होंगी और आपसे पूछेंगे कि बताओ इनमें सीरीज कौन सी रिप्रेजेंट कर रही है, पैरेलल कौन सी रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, व्हिच कंडक्टर इज एट हाई टेंपरेचर एंड व्हिच कंडक्टर इज एट लोअर टेंपरेचर, टेंपरेचर वाला कांसेप्ट भी आएगा। तो इसकी बात करेंगे, इसके बाद बताऊंगा वो चीजें, और वही आएगा आपको, ये सब नहीं आएगा आपको क्रम में, बट हाँ बेसिक है, तो बेसिक आएगा तभी वो क्वेश्चन हम कर पाएंगे। क्लियर है? नोट करो, नोट कर लो फटाफट। सर एक चीज पूछनी थी, आप पूछो। जो आई है वो हमारी वेक्टर है स्केलर? बता, आई इज अ स्केलर क्वांटिटी, वैसे टेंसर बोलते हैं इसको, बट प्लस टू में स्केलर से बोलते हैं, अदरवाइज टेंसर क्वांटिटी होती है। ओके, ये सब बच्चे देख लेना, जो हमारा करंट है, करंट की स्केलर क्वांटिटी है। ओके, स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, बहुत पहले हमें क्लियर करना चाहिए था, बट चलो मार्क्स में से सभी बात, करंट स्केलर है, इट इज नॉट अ वेक्टर। ठीक है जी, ठीक है सर। बोलो कोई डाउट है अंदर? नो सर। एक नई टर्म ऐड कर दूं, आज नई टर्म ऐड कर दूं, चलो नई टर्म ऐड करते हैं। आपको रेजिस्टेंस पता लग गई, वोल्टेज पता लग गई, करंट के बारे में पता लग गया, रेजिस्टिविटी के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिल गई है। अब नई टर्म आज सीख लो बच्चे, द टर्म इज करंट डेंसिटी। इसका सिंबल है बच्चों J, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी J, J stand for J stand for जंगली, J stand करंट डेंसिटी। आ जाओ, करंट डेंसिटी क्या है वो सीखते हैं बेटा। इट इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया। इसको हम क्या डिफाइन करते हैं, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं डिटेल में। इट इज द फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन। ओके, इसको हम J से डिनोट कर रहे हैं। अच्छा, इसको फॉर्मूला में देखा जाए बच्चे तो हम इसको I अपॉन एरिया भी लिखते हैं, ये इसका फॉर्मूला है। ओके, और ध्यान देना I एंड एरिया बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। याद रहे, I और एरिया जो है बच्चे हमारा वो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। I एंड एरिया आर इन सेम डायरेक्शन, तब हम ये कंसेप्ट यूज करते हैं I अपॉन A या I इज इक्वल टू J इंटू A। ओके, अब इसको थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं, फील करते हैं यार ऐसा क्यों। देखो
आपके पास में ना ऐसा कोई कंडक्टर है, ऐसा कोई कंडक्टर है, ओके, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डाटा वेरिएबल है। अभी यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1, यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A2। यहाँ पे अपने को गिवन है A1 इज लेसर देन A2, ये छोटा है वो बड़ा है। अब मुझे बताओ अगर मैं इन्हें यहाँ से करंट भेजा, करंट ऐसे जा रहा होगा, दिस इज I, ये करंट है I। करंट क्या होता है? करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। अगर एक सेकंड में यहां से 100 कूलम चार्ज गया, समझो, अगर इस वाले एंड से एक सेकंड में 100 कूलम चार्ज निकल रहा है, तो क्या यहां से एक सेकंड में 100 कूलम चार्ज नहीं आएगा? क्या नहीं आएगा? बताओ बच्चे, गेट बंद कर दो, पूरा लॉस। ऑब्वियस है ना, अगर 100 कूलम ऑफ चार्ज यहां से गया, यहां से एंटर किया, तो क्या 100 कूलम ऑफ चार्ज यहां से आएगा पर सेकंड में? आएगा या नहीं आएगा? जब आया नहीं बोलते कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाओगे, यस सर, जितना चार्ज यहां से आया उतना ही चार्ज यहां पे गया, ये होगा। यस सर, जितना चार्ज यहां से आया उतना चार्ज यहां पे गया, मतलब कि I remains constant throughout the conductor, चाहे कंडक्टर मोटा है, चाहे पतला है, चाहे उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ भी है, करंट remains constant। तो चार्जेस जो सप्लाई हो रहे हैं, they are being supplied at constant rate, Q upon T, टाइम कांस्टेंट, पर सेकंड, पर यूनिट में मिनट, पर मिनट या पर आवर, जो भी आप लेते हैं वो फिक्स है, यानी करंट इज फिक्स। तो वेरिएबल क्या होगा? वेरिएबल है J, क्योंकि J जो है वो पर यूनिट एरिया है, करंट पर यूनिट एरिया। I इज कांस्टेंट, तो J हैज टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ज्यादा एरिया होगा तो करंट डेंसिटी कम हो जाएगा। अब देखो यहां से चार्ज आ रहा है, फर्क क्या पड़ना बेटा? आपको पता है अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन का मोशन किधर हो रहा होगा? इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा होगा, क्योंकि आपको बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव चार्ज के ऑपोजिट जाता है। तो करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का मोशन इस तरफ हो रहा होगा, यही है ना बात? तो चार्ज अगर इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, राइट? अब मुझे बताओ क्या ये इलेक्ट्रॉन किस एंड पे इजीली फ्लो कर पा रहे होंगे? इस एंड पे इजीली फ्लो कर पाएंगे, बिकॉज़ यहां पे इतना जगह है तो बच्चे इलेक्ट्रॉन 100 इलेक्ट्रॉन आ रहे मान लो, इलेक्ट्रॉन 100 इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम वो तो फिक्स रहेगा ना, 100 200 300 वो तो फिक्स रहेगा। तो अगर 100 इलेक्ट्रॉन मान लो पर यूनिट टाइम निकल रहे हैं, तो वो 100 इलेक्ट्रॉन यहां पे इजीली निकल पाएंगे, बिकॉज़ वो खुले खुले निकल जाएंगे, एरिया बहुत बड़ा है। और वही इलेक्ट्रॉन जब आगे बढ़ रहे हैं तो एरिया कंजेस्टेड हो गया, एरिया कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन धीरे-धीरे टाइटली निकलेंगे, यानी डेंस हो गया वहां पे, यानी इलेक्ट्रॉन यहां पे आसानी से निकल जाएंगे, वहां पे डिफिकल्टी से निकल जाएंगे, लेकिन सारे निकल जाएंगे, गारंटी है। जैसे माता वैष्णो देवी की गुफा होती है, उसमें चाहे मोटा बंदा जाए या पतला बंदा जाए सारे निकल जाते हैं, ऐसा मानते हैं। बट मैं डर के मारे आज तक नहीं गया, मुझे लगता है मैं फंस जाऊंगा वहां पे, बट ऐसा होता नहीं। तो ये वो वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक गुफा है माता जी की, और इसमें चाहे मोटा पार्टिकल हो चाहे बड़ा पार्टिकल हो सारे निकल जाने हैं, ऐसा मानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इजीली यहां पे निकले और वहां पे थोड़ा टाइट होकर निकल गए, बट निकल गए सारे, बिकॉज़ करंट हैज टू बी कांस्टेंट, करंट हैज टू बी कांस्टेंट। तो वेरिएबल क्या हुआ? J, I constant, therefore J inversely proportional to बड़ा एरिया हो गया। समझ आ रही बात? मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया? एरिया ज्यादा सॉरी कम है, यहाँ पे करंट डेंसिटी यानी J जो होगा इट इज मोर, और यहाँ पे J लेस। क्या बोला? अब ध्यान देने वाली बात ये है बेटा, यहाँ पे मैंने क्या बताया, ये फॉर्मूला आपने तब यूज करना है अगर क्रॉस सेक्शन और करंट क्या हो सेम डायरेक्शन में, तो करंट की बच्चे की डायरेक्शन है, और यहाँ पे आपको सिखा रखा गया है कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है
वो हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं। तो यहाँ जो एरिया क्रॉस सेक्शन लोगे क्या वो ऐसे लोगे ए वेक्टर? यस सर। अगर ये कोई तुम्हारे पास में कोई प्लेन सरफेस है ऐसा, तो क्या इसका एरिया वेक्टर ऐसे लेते हैं हम लोग? ये क्या है? परपेंडिकुलर। समझ रहे हो बात? तो ये चीज ऐसे होगी। बट अगर मान लो ये कंडीशन आ जाए ऐसे, बस यहीं पे मैं खत्म करूंगा, छोटी सी बात बताऊंगा आपको बस। मान लो कि कंडक्टर को किसी ने ना ऐसे कट कर दिया, ये कंडक्टर है आपका फ्रेंड ऐसे, ये उसको ना ऐसे एकदम कट कर दिया ऐसे। एक तो कटिंग बिल्कुल फ्लैट हो गई, तो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन कैसे बनेगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। और एक है ऐसे तिरछा काट दिया सीधा सा, तो गन्ने गन्ने काटते हैं राइट, ऐसे काट दिया उसको, तो ऐसे काट दिया तिरछा। अभी बताओ करंट की डायरेक्शन तो ये होगी, मान लीजिए करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ओके, तो यहाँ पे करंट की फ्लो ऐसे होगी आई। अब मुझे बताओ क्या इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसे बनाऊंगा मैं? यस सर। क्योंकि अब क्रॉस सेक्शन कैसा है? ये क्रॉस सेक्शन है स्लैंटिंग, तो क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर एरिया ऐसे, और करंट ऐसे, तो इनके बीच में कुछ एंगल आ गया। तो आपको क्या करना है अभी? आपको एरिया के दो कंपोनेंट लेने हैं। एक कंपोनेंट आपको इस तरह लेना है a cos थीटा, और एक कंपोनेंट आपको लेना है a sin थीटा। तो ये कंपोनेंट कुछ भी नहीं करेगा। डेफिनेशन में क्या बताया गया है कि I एंड एरिया शुड बी इन सेम डायरेक्शन। तो कौन सा एरिया और कौन सा करंट सेम डायरेक्शन में है? a cos थीटा और I सेम डायरेक्शन में। as यहाँ लिखेंगे as a cos theta is in the direction of I, therefore what do we do? J would be equal to current per unit area of cross section। a cos theta यहाँ पे a लिखेंगे, अब a cos theta बनेगा, therefore I जो है बच्चे को क्या बनेगा? J a cos theta बनेगा। यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं कि I जो होगा हमारा वो क्या होगा? J वेक्टर डॉट A वेक्टर, ये बना फॉर्मूला। Therefore J is a vector quantity। J क्या है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है जी, J वेक्टर क्वांटिटी है। करंट स्केलर है, बट अगर करंट को एरिया के साथ में जोड़ दिया गया तो वो क्या बन जाएगी? वेक्टर बन जाएगी, एंड दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट पर यूनिट एरिया। सर इसका यार मैंने एग्जांपल दी थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाली कि इस पाइप में से पानी बह रहा है, अगर मैंने पाइप का डायरेक्शन इधर कर दिया तो पानी का फ्लो इस तरफ हो गया, तो एरिया इस तरफ कर दिया, तो जो फ्लक्स है वो इस तरफ हो गया। तो ये क्या वही चीज नहीं है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट A वेक्टर, क्या वही चीज नहीं है? देखो फर्क इतना है कि ये करंट है और वो J, करो कनेक्ट, ओके। कोई डाउट यहां तक? बोलो। नो सर, नोट कर लो। सर इसकी ऐसे यूनिट कूलम, इसकी ऐसा यूनिट होने बच्चे एम्पीयर पर स्क्वायर मीटर करंट डेंसिटी की। अब इसकी डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन ऑफ J is along the flow of positive charge। जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा होगा वही होगी डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी। कई डायरेक्शन होगी सर, मतलब करंट की डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ होगी, अगर करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, ऐसा ना? यस सर। तो बच्चे जो J होगा, J वेक्टर इट इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड पैरेलल टू करंट वेक्टर। पैरेलल टू करंट वेक्टर नहीं बोलना, करंट इज स्केलर क्वांटिटी। देखो बेटा, दो वेक्टर का प्रोडक्ट क्या होना? स्केलर होना। इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। यानी दो वेक्टर को जब मल्टीप्लाई किया तो स्केलर क्वांटिटी है।
वो भी बात समझ में आ रही है। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी इसके लिए कल चलते हैं। ओके सर जब एरिया मतलब क्रॉस सेक्शन ऐसे नहीं होगा, उस टाइम पे ये बनेगा ना, वेक्टर बनेगा। जब क्रॉस सेक्शन ऐसे है, तब ऐसे जे स्केलर है। तब जे ए आ गया, ठीक है। तब जे ए आ गया सिंपल, क्योंकि आई और क्या बोलते हैं जे और ए के बीच में एंगल 0 डिग्री है, cos 0 1। और अगर ऐसे आ गया तो करंट, ये करंट है इस तरफ, तो करंट डेंसिटी इस तरफ होगी ना भाई, करंट डेंसिटी तो इसी तरफ है, यस और नो, यस और एरिया इधर है, तो आई एरिया इधर, जे इधर, ठीक है। ठीक है। क्लियर? यस सर। चलो बात कल करते हैं।